हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। छात्रों, मैं आज आपको पुनर्जागरण के संदर्भ में चर्चा करूंगा, जो कि आपके सोशोलॉजी के BA पार्ट 3 के सिलेबस के प्रथम यूनिट के अंतर्गत आता है। सामान्यतः इसमें से आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन भी आते हैं। तो हम जब पुनर्जागरण के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि प्राचीन काल में यूरोप के कुछ देश थे, जिसमें रोम, यूनान ने सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में बहुत प्रगति की और प्रगति का प्रभाव किसी न किसी रूप से संपूर्ण यूरोप पे छाया रहा। किंतु ये स्थिति लगभग 5वीं शताब्दी तक रही। उसके बाद यानी कि बदलाव की स्थिति आई थी, वो 6वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक आई। अर्थात उसमें जो स्थिति बदली थी, इसलिए उस काल को 14वीं से 14वीं शताब्दी तक के काल को मध्य युग का काल कहा जाने लगा। अर्थात उस समय यूरोप में बौद्धिक शिथिलता आ गई थी, अर्थात सभ्यता में स्थिरता और जड़ता की स्थिति व्याप्त हो गई थी। सांस्कृतिक उन्नति लगभग अवरुद्ध सी हो गई थी और राजनीतिक दृष्टिकोण से अराजकता की स्थिति इस काल में देखी जा सकती थी। इस दृष्टिकोण से इस युग में यूरोप में पिछड़ेपन की स्थिति देखी जा सकती, या इस मध्य युग को एक अंधकार का युग भी कहा जाने लगा। किंतु युग में जो परिवर्तन है अविच्छिन्न रूप से आगे बढ़ती रहती है। अर्थात युग में परिवर्तन अवश्य आता है। जब एक युग से की समाप्ति के पश्चात जब दूसरा युग प्रारंभ होता है, तो दोनों युगों के मध्य जो संक्रमण काल होता है, उस संक्रमण काल के दौरान अर्थात जो पुरानी मान्यताएं, विश्वास, मूल्य और विचार समाप्त होते हैं, तो उसके स्थान पर नवीन मान्यताएं, मूल्य, विश्वास, विचार जन्म ले रहे होते हैं, जो एक नए युग के आगमन का संदेश देते हैं, तो उनका पूर्व आभास कराते हैं। तो यूरोप के इतिहास में मध्य युग और आधुनिक युग का संगम काल आता है, और इसी संक्रमण काल को सांस्कृतिक पुनर्जागरण युग कहा जाता है। इस युग में मनुष्य का जो मस्तिष्क है, मध्यकाल की जो जकड़ है उससे मुक्त होता है, और मध्य युग के अंत और आधुनिक युग के प्रारंभ की कोई ठीक स्थिति या विभाजक रेखा नहीं बताई जा सकती। किंतु यूरोप में मध्य युग की समाप्ति और आधुनिक युग के आगमन का संकेत देने वाली जो प्रमुख घटना है वह है पुनर्जागरण, वैज्ञानिक आविष्कार, औद्योगिक क्रांति अर्थात ईसाई धर्म सुधार आंदोलन। ये सब घटनाएं जो है प्रारंभ कब आधुनिक युग के प्रारंभ में शुरू होती है, अर्थात 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये सारी घटनाएं इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। अब हम कहेंगे पुनर्जागरण क्या है। पुनर्जागरण देख ही लिए, लेकिन उसका अर्थ वास्तव में क्या है, उस अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य युग और आधुनिक के युग के संधि काल में यूरोप में जो साहित्य, विद्या, विज्ञान, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व प्रगति हुई, जागृति आई, उसे ही अंग्रेजी भाषा में रेनेसां और हिंदी में इसका रूपांतरण है वो है पुनर्जागरण या पुनर्जन्म या पूर्व बुद्धि कहते हैं। तो अर्थात जिसका अर्थ जो है, उसका अर्थ नए जन्म या अथवा पुनर्जन्म से लिया जा सकता है। तो मध्य युग के अंत में स्थिति में परिवर्तन आने लगा। पीढ़ियों से जो निर्विरोध चले आ रहे विचारों को अब लोग संदेह की दृष्टि से देखने लगे। चर्च और धर्मशास्त्रों की बातों पर शंका की जाने लगी। बाइबिल की बातों को ईश्वर की वाणी
नहीं माना जाने लगा। शिक्षा में रुचि उत्पन्न हुई। यूनानी और लैटिन भाषा में निहित ज्ञान की खोज हुई। इससे यूरोप वासियों के विचारों एवं जीवन में महान परिवर्तन आने लगा। लोग स्वयं में निहित शक्ति को पहचानने लगे। स्वर्ग, नरक एवं परलोक के स्थान पर इसी लोक को जानने की मानव में जिज्ञासा पैदा हुई। वह अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखने लगा। धार्मिक समस्याओं के स्थान पर सांसारिक समस्याओं को महत्व देने लगा। यानी प्राचीन संस्कृति की श्रेष्ठ सभी बातों के प्रति सम्मान और प्रेम बढ़ने लगा। तो यूरोप के गौरव और रोम की भव्यता को स्वीकार किया गया अतः मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा की जाने लगी। इस तरह पुनर्जागरण मध्यकालीन संस्कृति की उपेक्षा और प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रेम था। तो छात्र दोस्तों, इसके साथ ही कुछ विशेषताएं हैं जो पुनर्जागरण क्या है इसको और स्पष्ट करती है। जैसे कि प्रमुख विशेषताओं में सबसे नंबर 1 है कि इसमें स्वतंत्र चिंतन को महत्व दिया जाने लगा। अर्थात मध्य युग में व्यक्ति के चिंतन और मनन पर धर्म का कठोर अंकुश था। पुरानी जो विचारधाराओं को आलोचना की कसौटी पर कसना और किसी भी घटना की वैज्ञानिक व्याख्या करना इस युग की प्रमुख विशेषता थी। नंबर 2, पुनर्जागरण युग ने मानव को अंधविश्वासों, रूढ़ियों, धर्म एवं चर्च के बंधन से मुक्ति दिलाकर उसका मार्ग स्वतंत्र विकास के लिए तैयार किया। तो दूसरी जो विशेषता थी वो अंधविश्वासों, रूढ़ियों को समाप्त की ओर बताई गई है। तीसरी विशेषता थी कि पुनर्जागरण में मानवतावादी विचारधारा का उदय हुआ। अर्थात इस युग में लोगों को यह बताया गया कि इस दुनिया में जन्म लेना ही पाप है। इस पाप से मुक्ति के लिए मनुष्य की तपस्या, निवृत्ति का मार्ग का सहारा लेना चाहिए। जबकि दूसरे मध्य युग में मनुष्यों को इस जीवन में आनंद से मना किया तथा परलोक को सुधारने पर बल दिया गया। जबकि ठीक इसके विपरीत की स्थिति जो कि पुनर्जागरण में बताई गई कि धर्म और मोक्ष के स्थान पर मानवता के उद्धार का संदेश इस युग में दिया जा गया। अर्थात मनुष्य को इस धरती का सर्वश्रेष्ठ प्राणी घोषित किया गया। तो मनुष्य को जीवन सुंदर एवं सुखी बनाने का मार्ग इसमें दिखा गया। तो परलोक की कल्पना के आधार पर वास्तविक संसार की समस्या पर विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित इसके अंतर्गत किया गया है। चौथी विशेषता थी कि मनुष्य में को इस युग में देशज भाषाओं का विकास करना भी था। इससे पूर्व यूनानी और लैटिन भाषाओं में लिखे गए ग्रंथों को सम्मान दिया जाता था। इसके विपरीत जबकि पुनर्जागरण में देशज भाषाओं का प्रयोग पर विशेष तौर से ध्यान दिया गया। अर्थात लोगों की प्रतिदिन की जो बोलचाल की भाषा को गरिमा एवं सम्मान प्रदान किया गया। इसका कारण यह था कि ज्ञान का अर्जन व्यक्ति अपने प्रतिदिन की भाषा से सरलता से कर सकता है और वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है। इसी प्रकार जो अगली विशेषता है वो ये थी कि इसमें चित्रकला में यथार्थ का चित्रण किया गया। अर्थात इसमें वास्तविक सौंदर्य का अंकन किया गया, न कि काल्पनिक बातों का। अर्थात जो सत्यता है, जो वास्तविक है, जो दिख रहा है वही व्यक्ति दिखाने का प्रयास करता है। अर्थात कल्पना के आधार पर बड़ा चढ़ा करके किसी भी चित्रकला का प्रदर्शन इसमें नहीं किया गया। अंतिम विशेषता है कि इस युग के अंतर्गत मनुष्य को ऐसा विश्वास दिला गया, अर्थात उसमें वैज्ञानिकता को महत्व दिया गया। वैज्ञानिक यानी वास्तविक घटनाओं जो है उसका निरीक्षण, अन्वेषण, सत्यापन और परीक्षण के आधार पर किया जाने लगा। इस प्रकार 6 विशेषताएं जो बताई गई है वो पुनर्जागरण के संदर्भ में है, जिससे हम ये स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि पुनर्जागरण के कारण ही व्यक्ति में प्राचीन रूढ़िवादी के स्थान पर नवीन विचारधाराओं को महत्व दिया जाने लगा। अतः वैज्ञानिकता का इसमें अधिक बोलबाला रहा।